हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं 25 मार्च के द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। दोस्तों, यह एनालिसिस इस एडिटोरियल में यूज़ किए गए ग्रामर रूल्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और नए इंग्लिश वर्ड्स पर बेस्ड होगा। लेकिन इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमारे यहाँ अवेलेबल इंग्लिश के सारे कोर्सेज़ पर एक बार नज़र डाल लें। ये सारे कोर्सेज इन क्लास और ऑनलाइन मेरे ऐप माई एग्ज़ाम स्टडी पर अवेलेबल है। माई एग्ज़ाम स्टडी ऐप पर ये सारे कोर्सेज अपने टाइम पर रियल टाइम लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस के रूप में आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। यह है हमारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर आप कॉल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। शुरुआत करने से पहले प्रॉमिस यही करें आप कि स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स ग्रामर के और स्ट्रक्चर्स और इंग्लिश वर्ड्स मैं सिखाने वाला हूं हमेशा की तरह। चलिए शुरुआत करें। देखिए, बात हो रही है आर्ट्स एंड अवार्ड्स की। कला और पुरस्कार। कला हमेशा से पुरस्कार पाता रहा है क्योंकि लोगों का मन बहलाता रहा है, समाज, देश, दुनिया को नई दिशा देता रहा है, रचनात्मकता देता रहा है। और इसी को सम्मानित करने के लिए नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स का गठन हुआ और ये 67वां नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स दिया गया। टैगलाइन है, द नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स कैन हेल्प फिल्म मेकर्स नैरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रिमोट सेंटर्स कॉर्नर्स। देश के दूर दराज के क्षेत्रों से कहानियां लाकर उस पर फिल्में बनाने में मदद करता है फिल्म मेकर्स को नेशनल फिल्म अवार्ड। चलिए शुरुआत करते हैं अब। द अनाउंसमेंट ऑफ द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑन मंडे टू रिकॉग्नाइज फिल्म सर्टिफाइड इन 2019 क्वाइट प्रिडिक्टेबली ड्रू। देखिए, अपना सब्जेक्ट है द अनाउंसमेंट, ये सब्जेक्ट है और इसका वर्ब है ड्रू। ठीक है। द अनाउंसमेंट ड्रू इट्स शेयर ऑफ कंट्रोवर्सीज। अनाउंसमेंट ने कंट्रोवर्सीज को न्योता दिया। ठीक है। अनाउंसमेंट किस चीज़ का? 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स का। कब हुआ था? मंडे को हुआ था। किस लिए हुआ था? फिल्मों को पहचान देने के लिए। किन फिल्मों को? जिनको सर्टिफाई किया गया था 2019 में। और ये इस अनाउंसमेंट ने जो कंट्रोवर्सीज को ड्रॉ किया, कंट्रोवर्सीज को पैदा किया, ये प्रिडिक्टेबली था। मतलब कि पहले से जाना हुआ बात था, क्वाइट प्रिडिक्टेबली था। मतलब करीब सब लोग इसको जान रहे थे कि जैसे ही अनाउंसमेंट होगा बहुत सारे कंट्रोवर्सीज यानी विवाद खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़े। वाइल सम एट्रीब्यूटेड, जहां एक और, वाइल मतलब जहां एक और, कुछ लोगों ने एट्रीब्यूट किया, श्रेय दिया, ए फ्यू ऑफ द अवार्ड्स, कुछ अवार्ड्स को, एट्रीब्यूट समथिंग टू समबडी या समथिंग। ठीक है। टू द पॉलिटिकल अलाइनमेंट, जहां एक और कुछ लोगों ने कुछ अवार्ड्स को जुड़ा हुआ बताया, एट्रीब्यूटेड बताया पॉलिटिकल अलाइनमेंट से। किनके पॉलिटिकल अलाइनमेंट? पर्सनालिटीज़ के और फिल्म्स के। ये जो संबंधित फिल्म्स हैं जिनको अवार्ड मिला है, कुछ लोगों का कहना है कि ये जो कुछ फिल्म्स और पर्सनालिटीज़ का पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, मतलब पॉलिटिकल कनेक्शन है, इसकी वजह से इनको अवार्ड्स मिला है, कुछ फिल्मों का अवार्ड्स मिला है। एट्रीब्यूट ए टू बी, मतलब बी की वजह से ए हुआ। तो एट्रीब्यूटेड ए फ्यू ऑफ द अवार्ड्स, मतलब कुछ अवार्ड्स दिए गए। किसके वजह से? देखिए गौर से, फिर से देखिए, हम तोड़ रहे हैं। एट्रीब्यूटेड ए फ्यू ऑफ द अवार्ड्स, ये ए हो गया और टू आया और ये बी हो गया। अभी हमने आपको बताया था कि एट्रीब्यूट ए टू बी मतलब बी की वजह से, गौर से देखिएगा, हमने कहा
इस बी की वजह से ए हुआ। तो यहाँ बी के रूप में पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, इस पॉलिटिकल अलाइनमेंट की वजह से कुछ अवार्ड्स हुए, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। सम एट्रीब्यूटेड मतलब कुछ लोगों ने ऐसी बात कही, ठीक है। और पॉलिटिकल अलाइनमेंट या पॉलिटिकल कनेक्शन किसका था? पर्सनालिटीज का और फिल्म्स का। कौन से पर्सनालिटीज और फिल्म्स का? जो संबंधित हैं किससे? अवार्ड से। मतलब कुछ पर्सनालिटीज ऐसे हैं, कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनका राजनीतिक संबंध है और इस वजह से उनको अवार्ड दिया गया। आगे बढ़े। जहां एक और कुछ लोगों ने ये बात कही, वहीं दूसरी तरफ देयर वेयर अदर्स, कुछ लोग ऐसे भी थे हु, जिन्होंने थॉट, सोचा कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स वेयर ओवरलुक्ड, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को इग्नोर किया गया, ठीक है। आगे बढ़े। हालांकि देयर वॉज नो डिस्प्यूटिंग, इसमें कोई विवाद नहीं है, द फैक्ट, इस तथ्य में, इस सच्चाई में कोई विवाद नहीं है कि द अवार्ड्स एक्नॉलेज्ड, इन अवार्ड्स ने स्वीकार किया दो चीजों को, बोथ मतलब दो चीजों को। किन किन दो चीजों को? वेल नोन एंड लेस नोन फिल्म्स को, फ्रॉम डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ द कंट्री, देश के भिन्न भिन्न एरियाज से प्रसिद्ध फिल्मों को भी और कम प्रसिद्ध फिल्मों, दोनों तरह की फिल्मों को इन अवार्ड्स ने एक्नॉलेज किया। एक्नॉलेज करने का मतलब कि वहां जगह मिली इसमें। आगे बढ़े। मलयालम, अब देश के भिन्न भिन्न पॉकेट से बोला गया, मतलब अलग अलग क्षेत्रों से, मतलब अलग अलग भाषाओं की फिल्मों को जगह मिला, एक्नॉलेज किया गया। तो मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी एंड बंगाली फिल्म्स have always had their fair share of recognition। मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली फिल्मों को भी हमेशा से मिला है पूरा रिकॉग्निशन जितना उनको मिलना चाहिए। एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं, अगर हम बोलते हैं यू हैव योर फेयर शेयर ऑफ समथिंग, मतलब समथिंग का जो हिस्सा आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिला है। तो इन फिल्मों को ऑलवेज हैव हैड, हमेशा से मिलता रहा है उनका उतना हिस्सा जितना मिलना चाहिए था। किस चीज का? पहचान का। तो रिकॉग्निशन यदि हम किसी को देते हैं तो उसको स्टेज पे बुला के सम्मानित करते हैं, लोगों के बीच में उसका नाम फेमस करवाते हैं पुरस्कार वगैरह दे करके। कैसे इन लोगों को इनके हिस्से का उचित सम्मान मिला है? विनिंग ए क्लच ऑफ अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स जीतने के द्वारा। मतलब मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी और बंगाली फिल्मों को हमेशा उनके हिस्से का सम्मान मिला है ए क्लच ऑफ अवार्ड्स जीतने के द्वारा, विनिंग के द्वारा। ए क्लच ऑफ अवार्ड्स का मतलब हो गया बहुत सारे अवार्ड्स। आगे बढ़े। थैंक्स टू, देखिए अगर हम बोलते हैं थैंक्स टू समबडी और समथिंग, गौर से समझिएगा, तो मतलब क्रेडिट जाता है समबडी या समथिंग को। इस बात का जो हम बात बोल रहे हैं इसका क्रेडिट जाता है समबडी या समथिंग को। थैंक्स टू माय पेरेंट्स आई कुड पास माय एग्जामिनेशन, आई कुड कंप्लीट माय स्टडीज विदाउट एनी हिंड्रेंस। थैंक्स टू माय पेरेंट्स, थैंक्स टू माय पेरेंट्स आई कुड कंप्लीट माय स्टडीज विदाउट हिंड्रेंस, मतलब श्रेय मेरे माता पिता को जाता है कि मैंने अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के पूरी कर ली। तो उसी तरह कहा जा रहा है थैंक्स टू द ब्लरिंग ऑफ रीजनल एंड लैंग्वेज बाउंड्रीज। ब्लरिंग समथिंग, कोई चीज को ब्लर करते हो तो उसको क्या करते हो? इरेज करते हो, मिटाते हो, है ना। तो क्षेत्रीय और भाषा के सीमाओं को मिटाने के लिए धन्यवाद, यानी श्रेय जाता है इस बात को कि क्षेत्रीय और भाषा के बाउंड्रीज को मिटा दिया गया। कहाँ? सिनेमा में पिछले कुछ सालों के दौरान। इसी बात को श्रेय जाता है कि ये तमिल और तेलुगु फिल्म फॉर इंस्टेंस नाउ स्टैंड्स ए बेटर चांस। स्टैंड ए चांस मतलब गुंजाइश होना, स्टैंड ए चांस का मतलब गुंजाइश होना, और स्टैंड ए बेटर चांस बोल देते हैं तो ज़्यादा गुंजाइश होना। तो अब तमिल और तेलुगु फिल्मों का उदाहरण के स्वरूप ज़्यादा गुंजाइश है,
स्टैंड ए चांस एट और के बाद नाउन या बिफोर होगा, तो बिफोर जनरली रहता है। तो मतलब श्रेय जाता है इस बात को कि पिछले कुछ सालों में रीजनल और लैंग्वेज बाउंड्रीज को मिटा दिया गया है सिनेमा के क्षेत्र में, और इसी वजह से तमिल और तेलुगु फिल्मों को उदाहरण के स्वरूप बताया जा रहा है कि एक बेहतर चांस है, बेहतर उनको मौका है, एक काफ़ी संभावनाएं हैं कि वो एंजॉय करेंगे पैन इंडिया थिएट्रिकल रिलीज को। पैन इंडियन थिएट्रिकल, पैन यदि लग गया तो ऑल का सेंस आएगा, ऑल इंडिया थिएट्रिकल रिलीज मतलब पूरे इंडिया भर में थिएटर में उनको रिलीज किया जा रहा है तमिल और तेलुगु फिल्मों को विथ सबटाइटल्स के साथ। एंड देयर आफ्टर इसीलिए रीचिंग वाइडर ऑडियंसेस थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और वो वाइडर ऑडियंस के पास पहुंच रहे हैं, ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुंच रहे हैं किसके जरिए? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए। मतलब पहले तमिल और तेलुगु फिल्में अपने क्षेत्र में ही रह जाती थी, बाहर के लोग कहाँ उनको देखना पसंद करते थे, लेकिन अब श्रेय जाता है सिनेमा के उस कदम को जिसमें सिनेमा जगत ने रीजनल और लैंग्वेज बाउंड्रीज को मिटा दिया है, जिसके चलते तमिल और तेलुगु जैसी फिल्में भी उनका भी ज़्यादा गुंजाइश बन रहा है कि वो एंजॉय करें ऑल इंडिया थिएट्रिकल रिलीज को सबटाइटल्स के साथ, और उसके बाद एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद वे पहुंचे ज़्यादा बड़े से बड़े ऑडियंस के पास, वाइडर ऑडियंसेस के पास थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए। आगे बढ़ते हैं। धनुष नाम सुना होगा आपने, बहुत अच्छे एक्टर हैं। वेत्रीमारन एंड विजय सेतुपति आर नेम्स, ऐसे नाम हैं दैट आर, जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो प्रतिष्ठित है, जिनको लोग जानते हैं वेल बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ तमिल सिनेमा, तमिल सिनेमा के बाउंड्री के बाहर भी। मतलब ये लोग अपने अभिनय के लिए पूरे देश भर में जाने जाते हैं, सिर्फ तमिल सिनेमा के दर्शकों के बीच नहीं जाने जाते हैं। अप्रिसिएटेड, और इनको प्रशंसा किया जाता है फॉर प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स के लिए दैट हैव स्मज्ड, स्मज का मतलब धुंधला कर देना, इरेज कर देना। काजल स्मज हो जाता है ना, लड़कियां काजल लगाती हैं यदि आंख में, तो कुछ समय के बाद वो काजल पसर जाता है, जितना शार्प लाइन था काजल का वो अब थोड़ा ब्लर हो जाता है। तो स्मज करना, ब्लर करना, इरेज करना, है ना, डिम करना, ये सब एक ही जैसा वर्ड है। हैव स्मज्ड द लाइन बिटवीन आर्ट हाउस एंड मेन स्ट्रीम सिनेमा, ठीक है। और उनको मतलब धनुष जैसे एक्टर्स को, वेट्रीमारन जैसे एक्टर्स को, विजय सेतुपति जैसे एक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब उनको सम्मानित किया जाता है, उनको जाना जाता है, उनको प्रशंसा किया जाता है तमिल सिनेमा के बाउंड्रीज के बाहर भी। और उनकी प्रशंसा इस बात के लिए भी होती है कि उन लोगों ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जो आर्ट हाउस और मेन स्ट्रीम सिनेमा के बीच जो लाइन था, पहले लोग आर्ट सिनेमा एकदम अलग होता था, उसमें पैसे नहीं होते थे, दर्शकों का ज़्यादा भीड़ नहीं जुटता था, लेकिन इन एक्टर्स ने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट किए जो मेन स्ट्रीम सिनेमा और आर्ट सिनेमा के बीच के बाउंड्रीज को लगभग ख़त्म कर चुके हैं या हल्का मिटा चुके हैं। धनुष बीइंग डिक्लेयर्ड द बेस्ट एक्टर फॉर असुरन, असुरन के लिए धनुष को बेस्ट एक्टर घोषित किया गया, विच वॉज ऑल्सो एक्नॉलेज्ड द बेस्ट फिल्म तमिल, बेस्ट तमिल फिल्म, और असुरन को बेस्ट तमिल फिल्म के रूप में भी एक्नॉलेज किया गया, मतलब पुरस्कृत किया गया। एंड सेतुपति विनिंग बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, और सेतुपति को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया फॉर सुपर डिलक्स फिल्म के लिए। हैव बीन लाउडेड वाइडली, मतलब धनुष जिनको ये सब पुरस्कार और प्रशंसा मिला, और सेतुपति जिनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार मिला, ये हैव बीन लाउडेड, मतलब धनुष एंड सेतुपति हैव बीन लाउडेड। लाउडेड का मतलब एप्रिसिएटेड, प्रेज्ड, उनको प्रशंसा किया गया है वाइडली, मतलब बहुत ज़्यादा। यदि वाइडली आप अप्रिसिएटेड हैं या लाउडेड हैं तो देश के बड़े बड़े मतलब दूर दराज के हिस्सों तक बहुत बड़े क्षेत्र में आपको लोग जानते हैं, प्रशंसा किए हैं। शेयरिंग द बेस्ट एक्टर ऑनर्स विथ धनुष इज मनोज बाजपेयी, बेस्ट एक्टर के सम्मान को शेयर किया गया, मतलब संयुक्त रूप से दिया गया धनुष के साथ मनोज बाजपेयी को फॉर हिज इंटरनलाइज्ड परफॉर्मेंस इन भोंसले, भोंसले में उनके इंटरनलाइज्ड परफॉर्मेंस को। अब इंटरनलाइज्ड परफॉर्मेंस क्या होता है? देखिए भाई, इंटरनलाइज एक वर्ब है, इंटरनलाइज एक वर्ब है, इसको समझिए। इंटरनलाइज करते हैं तो कोई चीज़ को आप ऐसे सीखते हैं जैसे वो आपके वजूद का हिस्सा हो, आपके अस्तित्व का हिस्सा हो, मतलब एसिमिलेट कर लेते
लेते हैं, उसको मतलब अपने अंदर समा लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। तो इंटरनलाइज्ड यदि कोई परफॉर्मेंस है तो एकदम आत्मसात किया हुआ परफॉर्मेंस है। परफॉर्मर को देख के लग नहीं रहा है कि परफॉर्मेंस कर रहा है, लगता है कि उस सही में जी रहा है उस कैरेक्टर को। तो भोंसले में मनोज बाजपेयी साहब ने वैसा ही इंटरनलाइज्ड परफॉर्मेंस किया, इसीलिए मनोज बाजपेयी को धनुष के साथ संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का सम्मान दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कन्नड़ा फिल्म अवाने श्रीमन नारायण, कन्नड़ा फिल्म का नाम है भाई ये, अवाने श्रीमन नारायण वाज चोजन। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, ठीक है। और ये कन्नड़ा फिल्म जो है ये सब्जेक्ट है, और इस कन्नड़ा फिल्म कौन सा है इसका नाम बता के यहाँ डिटेल किया गया। तो इट वाज चोजन, उसको चुना गया फॉर बेस्ट एक्शन डायरेक्शन। इस फिल्म में बेस्ट एक्शन डायरेक्शन का फिल्म को अवार्ड मिला। द मलयालम पीरियड मैग्नम ओपस मराकर, पीरियड मैग्नम ओपस, मैग्नम ओपस किसको कहा जाता है? बेस्ट क्रिएशन ऑफ और बेस्ट वर्क ऑफ, किसी भी रचनाकार का बेस्ट वर्क या बेस्ट क्रिएशन को मैग्नम ओपस कहा जाता है। तो मलयालम का पीरियड मैग्नम ओपस है बेस्ट क्रिएशन मराकार, लायन ऑफ द अरेबियन सी, बैग्ड बेस्ट फीचर फिल्म। जो मराकार है मलयालम भाषा का पीरियड मैग्नम ओपस है। मराकार का पूरा फिल्म का नाम है मराकर लायन ऑफ द अरेबियन सी। इसने हाथिया लिया, बैग कर लिया मतलब कैप्चर कर लिया, ले लिया, ठीक है, छीन के नहीं ले लिया, जीता बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। द अवार्ड दैट ड्रू, देखिए एंटीसीडेंट हो गया भाई साहब, ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया है ना। दैट ड्रू अवार्ड, जिसने जीता द फियरसेस्ट क्रिटिसिज्म, फियर्स जानते हैं ना, फियर्स मतलब खूंखार, और फियरेस्ट क्रिटिसिज्म का मतलब होता है सबसे ज्यादा आलोचना झेला जिस फिल्म ने, वो था दैट ऑफ कंगना रनावत, फिल्म कंगना रनावत की। कौन सी? सॉरी, जो पुरस्कार सबसे ज्यादा विवादों में रहा, फियरेस्ट क्रिटिसिज्म जिसने सबसे ज्यादा प्राप्त किया पुरस्कार ने, वो पुरस्कार किसका था? कंगना रनावत का पुरस्कार था। किस चीज के लिए? कि उनको डिक्लेयर किया गया बेस्ट एक्ट्रेस पंगा फिल्म के लिए और मणिकर्णिका फिल्म के लिए। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा, ये दो फिल्मों के लिए कंगना रनावत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड सबसे ज्यादा फियरसेस्ट क्रिटिसिज्म इसने झेला, इस अवार्ड ने, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। वेदर और नॉट हर पॉलिटिक्स वाज ए फैक्टर इन द चॉइस, ये जो चॉइस किया गया, ये जो चुना गया इनको बेस्ट एक्ट्रेस, इसमें उनका पॉलिटिक्स एक फैक्टर था कि नहीं, क्या उनके मतलब पॉलिटिकल मूव को लेकर के, जैसे अभी कुछ दिन पहले कंगना रनावत का महाराष्ट्र के राज्य सरकार के साथ पंगा हुआ और उसने कंगना रनावत ने खड़े होकर के एकदम साफ साफ बीजेपी का सपोर्ट किया था कुछ मुद्दों पर और मोदी का। तो कहा जा रहा है कि ये जो उनका पॉलिटिक्स है, क्या ये फैक्टर था, ये जो चुना गया उनको बेस्ट एक्ट्रेस इसमें, या नहीं था? देयर इज नो डाउटिंग कंगना's टैलेंट, था या नहीं था ये छोड़ दीजिए, लेकिन कंगना के टैलेंट के बारे में कोई डाउट तो हो ही नहीं सकता है किसी को कि वो टैलेंटेड एक्ट्रेस है। लुक बियॉन्ड द नॉइज सराउंडिंग दिस रिकॉग्निशन, चलिए देखते हैं इस रिकॉग्निशन या इस अवार्ड के पार जो इतना नॉइज हो रहा है, इतना जो कंट्रोवर्सी है, इससे अलग हट के देखते हैं। द नेशनल अवार्ड ऑल्सो पुट द स्पॉटलाइट ऑन फिल्म्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो फिल्में आई इस अवार्ड में, उस पर भी स्पॉटलाइट डाला गया नेशनल अवार्ड में, उसको भी हाईलाइट किया गया सबके सामने, उसको रिकॉग्निशन दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पे बताया, द खासी फिल्म यूड फॉर बेस्ट ऑडियोग्राफी, बेस्ट ऑडियोग्राफी का प्राइज मिला खासी भाषा के फिल्म यूडू को। एंड वाटर ब्यूरियल को, वाटर ब्यूरियल अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल मोम्पा लैंग्वेज का फिल्म है, और इस फिल्म को मिला बेस्ट फिल्म फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, मतलब पर्यावरण के संरक्षण पर यह फिल्म बनाई गई थी, और उस पर इस कैटेगरी में मोन्पा लैंग्वेज का ये है, अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल मोन्पा लैंग्वेज है, वहाँ की एक जनजाति है, उनका जो है मोन्पा, उनका जो भाषा है उसी पर यह फिल्म बनाया गया था, वाटर ब्यूरियल, इसको बेस्ट फिल्म फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का अवार्ड दिया गया। फॉर फिल्म इंडस्ट्रीज दैट रेयरली एंजॉय देयर प्लेस इन द सन, फिल्म इंडस्ट्री जो शायद ही अपना डोमिनेंस इंपॉर्टेंट पोजीशन को एंजॉय करते हैं, ए नेशनल अवार्ड शुड आइडियली हेल्प, उस फिल्म इंडस्ट्री के लिए नेशनल अवार्ड निश्चित रूप से मदद करता है विनिंग फिल्म्स
फाइंड ए वाइडर ऑडियंस, कि जो विनिंग फिल्म्स हैं, जो इसमें पुरस्कार जीतने वाले फिल्म्स हैं, उनको वाइडर ऑडियंस मिल जाए। वाइडर ऑडियंस कैसे मिलेगा? अरे नेशनल अवार्ड में सब फिल्में नामित हुई, पुरस्कृत हुई, तो जाहिर सी बात है पूरे देश भर की मीडिया उनको कवर करेगी और सारे देश की मीडिया में उनका चर्चा होगा। अभी हो ही रहा है, देखिए एडिटोरियल में बैठ के हम लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, वरना इन तेलुगु, तमिल और मोनोपा लैंग्वेज के फिल्मों के बारे में कौन जान पाता। तो इनको जाहिर सी बात है लोग सुनेंगे, तो इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुने हैं पहली बार इन फिल्मों के बारे में, तो उनमें से कुछ लोग तो जरूर होंगे जो देखना चाहेंगे। तो वाइडर ऑडियंस को ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। कौन? ये विनिंग फिल्म्स। काहे कि बहुत सारे ऐसे फिल्म इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के अंदर जो रेयरली एंजॉय देयर प्लेस इन द सन। देयर प्लेस इन द सन का मतलब अपना इंपॉर्टेंट पोजीशन, कि उनका कोई महत्व है। इट हैज नॉट ऑलवेज बीन द केस, हमेशा से ऐसा हालात नहीं रहा है, बट देयर इज होप, लेकिन फिर भी उम्मीद किया जा सकता है कि इन ए वर्ल्ड, इस दुनिया में जहां सिनेमा बढ़ सकता है, अपना सिनेमा का कंजम्पशन बढ़ सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। मतलब हमेशा से सिनेमा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा जाता रहा है, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले समय में सिनेमा को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखा जाएगा। परहैप्स, शायद, ब्रशिंग असाइड, एक तरफ कर दें द हाई पिच डिबेट्स को, अगर एक तरफ कर दें उन सारे बहस के मुद्दों को, जैसे कंगना रनावत के पुरस्कार पर उठा, तो इट इज इम्पेरेटिव टू लुक, देखिए भाई, इट इज इम्पेरेटिव के बाद 2+V1 आ जाए। अब इसके बाद आगे बढ़ाइए जो भी बढ़ाना चाहते हैं, तब यहां पर इसका अर्थ क्या निकलेगा समझिए। इट इज इम्पेरेटिव टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना जरूरी है। इट इज इम्पेरेटिव टू लर्न इंग्लिश फॉर ए बेटर करियर, अच्छे करियर के लिए अंग्रेजी सीखना इम्पेरेटिव है। यदि कोई काम करना इम्पेरेटिव है तो काम करना जरूरी है, ठीक है। तो उसी तरह इट इज इम्पेरेटिव टू लुक एट हाउ सम ऑफ दीज लेस नोन फीचर फिल्म्स एंड अवार्ड विनिंग नॉन फीचर फिल्म्स कैन फाइंड देयर टारगेट ऑडियंस। देखिए, इन सब हाई पिच डिबेट्स को किनारे करने पर यह जरूरी हो जाता है कि हम लोग ये बात देखें, समझें कि कैसे सम ऑफ दीज लेस नोन फीचर फिल्म्स एंड अवार्ड विनिंग नॉन फीचर फिल्म्स, कुछ जो लेस नोन फीचर फिल्म्स हैं और अवार्ड विनिंग नॉन फीचर फिल्म्स हैं, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, कैन फाइंड देयर टारगेट ऑडियंस, अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे प्राप्त कर रहा है, विदाउट हैविंग टू रिलाई ऑन मार्केटिंग मसल, बिना मार्केटिंग मसल पर डिपेंड किए हुए। अभी मार्केटिंग मसल क्या होता है भैया? तो मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े एजेंसियां बनी हैं, उस पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब लोगों के पास उस किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाता है, अवेयरनेस पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो बिना मार्केटिंग मसल पर डिपेंड किए हुए, बिना इतना पैसा खर्च किए हुए, बिना इतना मार्केटिंग का तामझाम किए हुए, कैसे लेस नोन फीचर फिल्म्स और अवार्ड विनिंग नॉन फीचर फिल्म्स अपना ऑडियंस तक पहुंच पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग को जरूर गौर करना चाहिए इन हाई पिच डिबेट्स को किनारे करके। अ फ्रेमवर्क, एक ऐसा ढांचा, संरचना, टू ब्रिंग दीज फिल्म्स टू लाइमलाइट, कि ये इन फिल्मों को जो लाइमलाइट में लाए विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से, विल बी एन इंसेंटिव, एक बहुत बड़ा मदद होगा फिल्म मेकर्स के लिए, इंसेंटिव टू समबडी, ठीक है, फिल्म मेकर्स के लिए बहुत बड़ा मदद होगा। किन फिल्म मेकर्स के लिए? स्ट्राइविंग, जो स्ट्राइव कर रहे हैं, हु आर स्ट्राइविंग मतलब हु आर स्ट्रगलिंग, स्ट्राइव करने का मतलब स्ट्रगल करना, हु आर स्ट्राइविंग, स्ट्राइव के बाद हमेशा 2+V1 आता है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, नरेट स्टोरीज, कहानियों को सुनाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, देश के दूर दराज के हिस्सों से, जाहिर सी बात है दूर दराज के हिस्सों से हैं ये फिल्म मेकर्स, और अपने क्षेत्र के कहानियों को सुनाना चाह रहे हैं तो उन दूर दराज के क्षेत्र के भाषा में ही सुनाएंगे, जिसको पूरे भारत में कोई क्यों देखेगा। लेकिन ये जो फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स है, एक फ्रेमवर्क तैयार कर देता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से आसानी से ये लोग अपने दूर दराज के जीवन की कहानियों को पूरे देश के सामने प्रस्तुत करें और अपने ऑडियंस तक, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे। ये था 25 मार्च का एडिटोरियल का एनालिसिस।
आई होप कि आपने एंजॉय किया, आपने सीखा बहुत सारा। जीके तो इसमें भरा पड़ा है ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी और बहुत सारी चीज़ें आई। अंग्रेजी समझने का, लिखा हुआ अंग्रेजी समझने का एक तरीका आपको डेवलप होगा। अगर आप मेरा एडिटोरियल क्लास डेली एकदम विदाउट एनी गैप देखते हैं और किसी और एडिटोरियल को इसी पैटर्न पे खुद से समझने की कोशिश करते हैं, तो आप धीरे धीरे इतने अच्छे हो जाएंगे अंग्रेजी में कि इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्जाम के आपके हाथ में आते ही फट से आप उसको पढ़ के वैसे ही समझ जाएंगे जैसे हिंदी में लिखे हुए क्वेश्चन पेपर को समझ जाते हैं। अगर आप अपना इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो मेरे इस एडिटोरियल क्लास को डेली बेसिस पे एकदम देखिए, एक दिन भी मत छोड़िए, और एक नहीं दो तीन बार देखिए कि कैसे हम पार्सिंग करते हैं बड़े बड़े सेंटेंसेस को और इजी वे में हम उसके सेंस को फॉलो कर लेते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कमेंट में हमें अपना ओपिनियन दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल के अंदर जाएं, विज़िट करें, सारे वीडियोस को देखें, और अगर लगे कि आपके लिए उपयोगी है ये चैनल तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट कर दें। बेल आइकन क्यों हिट करना है? ताकि कोई भी अपलोड हो तो अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। लेकिन सिर्फ बेल आइकन हिट करने से आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा। बेल आइकन हिट करने के बाद एक काम और करनी है आपको, कि आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ताकि आप मिस ना करें कोई भी इस तरह के अपलोड जो आपके एग्जाम के लिए, आपके इंग्लिश के नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।